दर्पण भानुशाली की बात सुनकर नक्श की आंखें एकाएक बड़ी हो गई थी। हालांकि यशवर्धन भानुशाली की उम्र करीब 70 साल होगी, लेकिन उनके शरीर की चुस्ती और फुर्ती को देखते हुए नक्श को पूरा यकीन था कि अगले से 10 से 15 सालों तक उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर दर्पण अचानक से नक्श को दादाजी को देखने के लिए क्यों बुला रहा है? ये सब सोचते हुए नक्श अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। ये सब क्या चल रहा है? अचानक से नक्श की सांसें बहुत तेज हो गई थी। नक्श को बहुत अच्छे से याद है कि बचपन से लेकर उसकी जवानी तक उसके दादाजी ने उसे कितना प्यार किया है। वो अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से वो प्यार और रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए हैं और बूढ़े होने के बाद यशवर्धन भानुशाली ने नक्श के परिवार की नहीं बल्कि दर्पण और कनिका की बात सुनी। इस उम्र में उनके कान अच्छे से भरे जा सकते थे और यही भानुशाली परिवार ने किया। फोन पर बताना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर दादाजी को लेकर थोड़ी सी भी फीलिंग बची है तो जल्दी से मुंबई के सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। आगे बोलते हुए दर्पण ने कहा, लेकिन तुम्हें थोड़ी जल्दी करना होगा। तुम्हारे दादाजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे डर है कि वो कल रात तक और शायद बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। और उसके बाद दर्पण भानुशाली ने तुरंत कॉल कट कर दिया। दर्पण की बात सुनकर नक्श के शरीर में करंट दौड़ने लगा था। उसके इमोशंस पूरी तरह से अनस्टेबल हो गए थे। तभी अचानक से एक मीठी आवाज सुनाई दी। मैडम शबाना, जो पूरी रात नक्श के बेहद करीब सो रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा, इतनी सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया है? हालांकि आधी रात को मैडम शबाना के शरीर से एल्कोहल का नशा पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नक्श के कमरे से जाने का नहीं सोचा। जिस प्यार और मोहब्बत को वो लीडर साहब से नहीं ले पाई, वो उसे नक्श से मिल रहा था। भला ऐसे में वो नक्श को कैसे छोड़ सकती थी? नक्श से मिल रहा प्यार उसके लिए हीरे, जवाहरात और ट्रेजर से भी कीमती था। कुछ नहीं, बस छोटा सा मैटर है। आप परेशान मत होइए, नक्श ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैडम शबाना के दिल में नक्श के लिए फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो नक्श को अपने दिल की बात बताकर ही रहेगी, लेकिन कल पार्टी में वो ज़्यादा पी ली और अपने होश खो बैठी, जिस वजह से वो कुछ भी बयान नहीं कर पाई। तो क्या इस समय सही रहेगा? अच्छी बात है कि तुम एकदम ठीक हो, अचानक से पैनिक करते हुए मैडम शबाना ने कहा। तुम हेडक्वार्टर से कब निकल रहे हो? क्या तुम्हें सूरत नहीं जाना है? क्या आप मुझे यहाँ से जाते हुए देखना चाहती हैं? मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। देखना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर लीडर साहब को पता चल गया तो मैं ये भी नहीं चाहती कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम परेशान मत हो शबनम, एक बार मुझे मेरे मुकाम तक पहुँचने दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। फिर तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम शबाना की शक्ल देखकर नक्श को बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। शबनम? जी हाँ, यही है मैडम शबाना का असली नाम, जो नक्श को कल रात ही पता चला। शबनम का फैमिली स्टेटस भी कोई कम नहीं है। खैर, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही मैडम शबाना ने नक्श को गले लगा लिया। चलो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर उजाला हो गया और मुझे किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए और भी परेशानी हो सकती है। नक्श ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा अपना सर हिलाया। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी दर्पण भानुशाली की बात घूम रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। शबनम के वहां से जाने के बाद नक्श मुस्कुराते हुए फिर से बिस्तर में घुस गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब उसे जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उसे सिर्फ आने वाली आंधी से नहीं लड़ना था, बल्कि वो अगर मैडम शबाना को यहाँ से लेकर गया तो उसे पूरी हलाल गैंग से भी लड़ना होगा और इसके लिए उसे अपनी फौज खड़ी करनी होगी। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। 3 घंटे और आराम करने के बाद नक्श हेडक्वार्टर से निकला और अगले 2.5 से 3 घंटे में मुंबई के सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। पूरा हॉस्पिटल भानुशाली परिवार के लोगों से भरा हुआ था। बड़े बड़े ऑफिशियल्स और नोबल यशवर्धन भानुशाली को देखने आ रहे थे। हालांकि यशवर्धन भानुशाली की एकाएक तबीयत बिगड़ने से सभी लोग पजल नजर आ रहे थे। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी को पता है कि जो इंसान पिल लेता हो
उसका शरीर ऑर्डिनरी इंसान के मुकाबले ज्यादा इम्यून और ताकतवर होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। उनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है और ये कोई मामूली जहर नहीं है जो रातों रात फैला हो। ये एक स्लो पॉइजन है जो पिछले कई सालों से उनके शरीर को मौत के मुंह में धकेल रहा था और इस बारे में यशवर्धन भानुशाली को कोई खबर नहीं थी, क्योंकि जहर धीरे धीरे यशवर्धन भानुशाली के शरीर में फैल चुका है। इसीलिए बड़े से बड़े डॉक्टर्स और वैद्य भी उन्हें नहीं बचा सकते हैं। लेकिन अगर एक खबर बाहर निकली तो फिर क्या होगा? दर्पण भानुशाली इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है कि कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। यशवर्धन भानुशाली की पूरे मुंबई शहर में बहुत इज्जत है, बहुत रुतबा है। अगर लोगों को पता चला कि उनके शरीर में स्लो पॉइजन मिला है तो इससे भानुशाली परिवार पर कलंक आना तय है और दर्पण भानुशाली परिवार को कलंकित करना नहीं चाहते हैं। और एक अलग वार्ड में यशवर्धन भानुशाली का पूरा चेहरा पर्पल हो गया है और वो आराम से हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हैं। आमतौर पर तो वो हमेशा हाई स्पिरिट में होते हैं, लेकिन वो इस समय डी स्पिरिट दिखाई दे रहे हैं। उनका शरीर एकाएक इतना कमजोर हो गया है कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ भानुशाली परिवार के सभी लोग हॉस्पिटल के हॉल में इकट्ठा हो गए हैं। सभी के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन है। यशवर्धन भानुशाली परिवार के कर्ता धर्ता हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो भानुशाली परिवार का क्या होगा? ये सवाल सभी के मन में घूम रहा है। दर्पण, क्या तुमने नक्श को इन्फॉर्म कर दिया है? कमजोर आवाज में यशवर्धन ने कहा। परेशान मत होइए डैड, मैंने उसे खबर दे दी है, धीमी आवाज में दर्पण ने जवाब दिया। लेकिन दर्पण ने यशवर्धन को ये नहीं बताया कि ना तो नक्श ने आने के लिए मना किया है और ना ही आने के लिए हाँ कहा है। ठीक है, डिफिकल्टी के साथ यशवर्धन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि नक्श की हरकतों से यशवर्धन भानुशाली बहुत गुस्सा थे और नक्श को अच्छा सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन इस हालत में वो सब कुछ भूल चुके थे। आखिर नक्श उनका पोता था। दुनिया को छोड़ने से पहले वो नक्श को देखना चाहते थे। पापा, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने ऐसे समय में नक्श को यहाँ आने के लिए क्यों कहा। उसे तो भानुशाली परिवार से बाहर निकाला जा चुका है, अब वो हमारा पार्ट भी नहीं है। कनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाई और तुरंत ही उसने सवाल किया। अंतिम और कुणाल जो साइड में खड़े थे, एक दूसरे को देखकर उनकी भवें एकाएक ऊपर चढ़ गई थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि यशवर्धन ने नक्श को यहाँ क्यों बुलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यशवर्धन प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल उन दोनों के जहन में घूम रहे थे। कनिका, इस समय तुम फालतू की बातें मत करो। नक्श डैड का पोता है और डैड को अपने पोते से मिलने का पूरा हक है। दर्पण ने चौंकते हुए कनिका को कड़क फटकार लगाई। दरअसल यशवर्धन भानुशाली की पॉइजनिंग केस में दर्पण के मन में कुछ गेसेस थे, लेकिन उसने प्रिटेंड किया कि वो भी एकदम कंफ्यूज है, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। ठीक उसी समय नक्श भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। जैसे ही वो हॉस्पिटल में इंटर हुआ, वैसे ही वहां मौजूद सभी का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। हालांकि वो किसी को ग्रीट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने जल्दी से नर्स से यशवर्धन भानुशाली के वार्ड की इंफॉर्मेशन ली और उसके कदम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। ये लड़का तो पहले भानुशाली परिवार का उत्तराधिकारी था ना? अपने जमाने में था, लेकिन कुछ साल पहले उसे परिवार से बेदखल कर दिया गया था। अभी तो वो सूरत में किसी परिवार का यूजलेस दामाद है, घर जमाई बनकर रहता है। क्या तुम सच कह रहे हो? इतने बड़े खानदान का लड़का दूसरे परिवार में घर जमाई बनकर रह रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कचरा हॉस्पिटल क्यों आया है। धीमी आवाज में वहां मौजूद लोग डिस्कशन करना शुरू कर चुके थे। जैसे ही नक्श 4th फ्लोर पर पहुंचा, कॉरिडोर में मौजूद भानुशाली परिवार के लोगों ने उसे घेर लिया था। नक्श को देखकर और भी ज्यादा नाखुश हो गए थे। नक्श, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारे अंदर वाकई में कोई शर्म नहीं है? भानुशाली परिवार को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सही कह रहा है, तुम्हें दादाजी को देखने का कोई हक नहीं है, हॉस्पिटल से चले जाओ। सभी लोग मिलकर नक्श को कोसना शुरू कर चुके थे। अगर अभी इस नज़ारे को कोई बाहर वाला देख लेता तो यही कहेगा कि भानुशाली परिवार की मुलाकात अपने दुश्मन से हो रही है, ना कि उनके किसी परिवार के सदस्य से। दर्पण चाचू ने मुझे बुलाया है और मैं दादाजी को देखने आया हूं, तुम लोगों को नहीं, कड़क अंदाज में नक्श ने कहा।
उसके चेहरे पर डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भले ही कोई उसका साथ दे या ना दे, नक्श ने उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से उसके कदम वार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही नक्श ने दरवाजा खोला, वैसे ही दर्पण के साथ साथ उस कमरे में मौजूद सभी का ध्यान नक्श पर जाकर अटक गया। नक्श, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम अपनी बीवी से एक दिन की छुट्टी लेकर आए हो? जैसे ही कनका की नजर नक्श पर पड़ी, वैसे ही उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। नफरत भरी अंदाज में अपनी बात कहते हुए वो नक्श की तरफ बढ़ी। वो नहीं चाहती थी कि नक्श इस वार्ड में इंटर करे। उसका इरादा नक्श को रोकने का था। मेरी मोम एकदम सही कह रही हैं। नक्श, दादाजी को तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्लूमी चेहरे के साथ कुणाल भी नक्श की तरफ बढ़ा। अफकोर्स दोनों माँ बेटे नहीं चाहते थे कि नक्श और यशवर्धन भानुशाली की मुलाकात हो। यशवर्धन भानुशाली अभी भी जिंदा हैं। अगर वो नक्श से मिले और प्यार की गंगा बही, तो जाते जाते वो नक्श को बहुत सारा पैसा देकर चले जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कनका और कुणाल का हिस्सा कम हो जाएगा। तुम दोनों फालतू में क्यों चिल्ला रहे हो? ये समय इन सब बातों का नहीं है। साइड में खड़े रहो। मैंने ही नक्श को यहाँ बुलाया है। ग्लूमी चेहरे के साथ दर्पण उन दोनों की तरफ बढ़े। दर्पण, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? देख नहीं रहे हो कि पापा की हालत कैसी है? अगर एक कचरा उनके सामने जाएगा तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं मेरे पापा को जिंदा देखना चाहती हूँ। अचानक से कनका का चेहरा फिरोशियस हो गया था। हालांकि वो जो झूठा प्यार और दिखावा कर रही थी, वो दर्पण की आंखों से छुपा नहीं था। कनका और कुणाल दोनों ने ही इस मुकाम पर आने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब अचानक से नक्श की परिवार में एंट्री होती है, तो क्या इन दोनों के लिए ये एक डिजास्टर से कम नहीं होगा? इस समय कनिका और कुणाल दोनों यही चाहेंगे कि नक्श की मुलाकात यशवर्धन से ना हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत ही कंफ्यूज हो गए हो। भले ही कुछ भी हो, नक्श अभी भी हमारे परिवार का हिस्सा है और डैड के आखिरी समय में उसे अपने दादाजी से मिलने का पूरा हक है। दर्पण ने अनिका और कुणाल को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और अब इसके पीछे की क्या राजनीति है, वो तो सिर्फ दर्पण ही जानता है। नक्श को गंभीर अंदाज में देखने के बाद दर्पण ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी अभी जस्ट सोए हैं। उनके उठने तक इंतजार करो। बेड के साइड में जाकर उनके पास बैठ जाओ। धीरे से नक्श ने अपना सर हिलाया और यशवर्धन भानुशाली के पास में जाकर बैठ गया था।